Hello everyone. SEBI LODR Second Amendment 2021 6 मई 2021 को इसका नोटिफिकेशन आया था और 6 मई से ये इफ़ेक्टिव हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन में। हम लोग हर एक अमेंडमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि क्या क्या नई कंप्लाइंसेज आई हैं और जो एग्जिस्टिंग कंप्लाइंसेज हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर वी डिस्कस कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर मैं ब्रॉडली इस पूरे अमेंडमेंट्स को कैटेगराइज करूं तो करीबन 4 कैटेगरीज में निकलती हैं। पहली जो कैटेगरी है अमेंडमेंट्स की वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है अलाइनमेंट विद आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। अगर मैं बात करूं आईसीडीआर रेगुलेशन की, सो आईसीडीआर रेगुलेशन पहले थे आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 जिनको रिपील किया गया और न्यू आईसीडीआर रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इन 2018। लेकिन तब तक ऑलरेडी हमारा जो लिस्टिंग रेगुलेशन है, जो एलओडीआर रेगुलेशन है, वो बन चुका था और उसमें जो भी रेफरेंस दिया गया था आईसीडीआर के लिए वो आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 ही था। तो एलओडीआर को आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 से अलाइन करने के लिए काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज सच इससे कोई एक्शनेबल पॉइंट नहीं निकल के आते हैं, क्योंकि ये मियर एक रेफरेंस उन्होंने चेंज कर दिया है। जहाँ जहाँ पे आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 मेंशन था वहाँ पे आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 मेंशन कर दिया है। और कहीं पे अगर कोई डेफिनेशन है एलओडीआर में जिसका रेफरेंस उन्होंने आईसीडीआर में दिया गया है, फॉर एग्जांपल मेन बोर्ड की डेफिनेशन के लिए उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है कि आप आईसीडीआर रेगुलेशन का ये वाला क्लॉज चेक करें, राइट। तो जब 2015 में एलओडीआर बनाया गया था तो उस समय जो क्लॉज मेंशन था आईसीडीआर का वो पुराना वाला था, यानी कि 2009 वाला। तो उसको उन्होंने अब अलाइन कर दिया है विद द न्यू आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। सो एक कैटेगरी ये है चेंज की। सेकंड जो कैटेगरी है वो आती है अलाइनमेंट विद वेरियस सेबी सर्कुलर्स। सो जब एलओडीआर रेगुलेशन 2015 इफेक्टिव हुआ उसके बाद सेबी टाइम टू टाइम काफ़ी सारे सर्कुलर के थ्रू नई नई कंप्लाइंसेस के बारे में बात करता है या नई नई कंप्लाइंसेस को इंट्रोड्यूस करता है, राइट। सो इन सारे के सारे सर्कुलर्स को अब एलओडीआर में मैप कर दिया है या अलाइन कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, अब ये एक सर्कुलर के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था कुछ साल पहले, अब उसको लिस्टिंग रेगुलेशन में ही इंक्लूड कर दिया है या इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो इसमें भी देखा जाए तो कोई नया एक्शन एज सच नहीं निकल के आता है, क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलर के थ्रू ये एक्शन कंपनीज ले रही थी, कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। बस अब ये है कि इसको अब एलओडीआर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, राइट। थर्ड जो चेंजेस है ये है कॉस्मेटिक चेंजेस। जगह जगह पे काफ़ी सारे इन्होंने लैंग्वेज को एनहेंस किया है, प्लस एक और चीज़ की है, लैंग्वेज को जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पे ही मेंशन था, फॉर एग्जांपल कंप्लायंस ऑफिसर के लिए अगर ही मेंशन था तो वहाँ पर ही स्लैश शी कर दिया है। तो एज सच इससे भी कोई न्यू एक्शंस निकल के नहीं आता है। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है और जो फोर्थ कैटेगरी है ये है सिग्निफिकेंट चेंजेस। काफ़ी जगह पे सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं, कंप्लायंस की जो टाइम लाइन्स थी उनमें चेंजेस किए हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इन पे हमें काम करना है या एक्शन लेने हैं। अब इस वीडियो में मैंने सारे जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उनको डिस्कस किया है। इनफैक्ट जो आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 से अलाइन करने की बात की गई है उसको भी डिस्कस किया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो इतनी रेलिवेंट नहीं थी या रेपिटेटिव थी उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ऐसा बहुत कम है, आपको मेजॉरिटी ऑफ कंप्लायंसेस इसमें मिल जाएंगी, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चेंज किया है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और जहां जहां पे आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 था उसको डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने एक डेफिनेशन को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ये है मेन बोर्ड की डेफिनेशन। अब मेन बोर्ड की डेफिनेशन के लिए एलओडीआर कहता है कि आप आईसीडीआर रेगुलेशन को रेफर करें। अब क्योंकि आईसीडीआर रेगुलेशन के क्लॉजेस चेंज हो गए हैं, डेफिनेशन जो हो सकता है पहले क्लॉज एम पे थी अब वो क्लॉज ओ पे आ गई हो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इस तरह के जो रेफरेंस चेंजेज हैं
वो यहाँ पे किए गए हैं। सो मेन बोर्ड की डेफिनेशन में भी यही चेंज आपको मिलेगा। नेक्स्ट सिमिलर चेंज ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रमोटर ग्रुप में भी आईसीडीआर का रेफरेंस दिया हुआ था, आईसीडीआर रेगुलेशन को मेंशन किया हुआ था। सो अकॉर्डिंगली इसको न्यू आईसीडीआर रेगुलेशन के साथ अलाइनमेंट कर दिया गया है। एसेंस में या डेफिनेशन की मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो क्लॉजेस थे उनको मैप कर दिया गया है, राइट। अब यहाँ पे एक न्यू क्लॉज को भी ऐड किया है। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे वर्किंग डेज को डिफाइन कर दिया गया है, क्योंकि एलओडीआर में बहुत सारी ऐसी कंप्लाइंसेज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आपको 2 वर्किंग डेज में स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना है। सो फिर क्वेश्चन आता है कि वर्किंग डेज की डेफिनेशन हम कहाँ से लें। अब वर्किंग डेज हो सकता है किसी कंपनी के लिए मंडे टू फ्राइडे हो, किसी कंपनी के लिए मंडे टू सैटरडे हो, और रीजन के हिसाब से भी वर्किंग डे अलग अलग होते हैं। कहीं पे कोई एक स्पेसिफिक हॉलीडे होता है तो किसी रीजन में नहीं होता है। तो इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है और अब ये बताया गया है कि वर्किंग डेज का मतलब होगा स्टॉक एक्सचेंजेस के जो वर्किंग डेज होंगे, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंजेस का एक हॉलीडे कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर आप डाउनलोड कर सकते हैं एनएससी की साइट से, बीएससी की साइट से। और अगर बात करें वीकली ऑफ, तो स्टॉक एक्सचेंजेस सैटरडे संडे को ऑफ रहते हैं। दैट मीन्स कि मंडे टू फ्राइडे उनका वर्किंग होता है और बाकी के कुछ हॉलीडेज होते हैं जो आप उनके कैलेंडर से देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो रेगुलेशन है ये किस किस पे एप्लीकेबल है। सो एलओडीआर में एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 3, जो बात करता है कि ये जो लिस्टिंग रेगुलेशन है ये कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे एक इन्होंने चेंज क्या किया है कि ये जो रेगुलेशन 3 था इसका कोई सब रेगुलेशन नहीं था। अब इन्होंने इसके 2 सब रेगुलेशन कर दिए हैं। जो एग्जिस्टिंग मैटर था उसको इन्होंने सब रेगुलेशन 1 कर दिया है और एक नया सब रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है जिसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। अब ये जो सब रेगुलेशन 1 है यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को एनहेंस किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द लिस्टेड कंपनी की जगह अ लिस्टेड कंपनी कर दिया है और हु हैज़ लिस्टेड की जगह विच हैज़ लिस्टेड कर दिया है। सो बेसिकली लैंग्वेज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है, अगर आप देख रहे हैं, ये है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अभी जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसका नाम चेंज हो गया है। 2018 में आई थिंक इसका नाम चेंज हुआ था। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह अब इसको बोलते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। सो ये जो सब रेगुलेशन है वो ये बताता है कि किन किन कंपनीज में एलओडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल है। सो उनमें से एक जो कैटेगरी ऑफ कंपनी है वो ये है कि जिनके स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्ट हों। कहाँ लिस्ट हों? या तो मेन बोर्ड पे लिस्ट हो, या एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इसका नाम चेंज हो गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे ये चेंजेस लाया गया है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म बेसिकली उन कंपनीज के लिए होता है जो काफी इंटेंसिवली टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। सो इस स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है कि दिसंबर 12 2018 का ये सर्कुलर है जिसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो फ्रेमवर्क था उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे और एक चेंजेस था इसका नाम चेंज हुआ था। अब जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलेशन 3 में एक सब रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। तो अगर आप देखेंगे एलओडीआर में काफ़ी सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं, ऐसे काफ़ी सारी कंप्लाइंसेज हैं जो सारी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। वो सिर्फ कुछ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पे या टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज पे। अब ये टॉप 1000 या टॉप 2000 या टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज किस बेसिस पे निकल के आती हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। सो जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। अगर आप रेगुलेशन 17 देखोगे वहाँ पे डायरेक्टर्स के कंपोजिशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऐसे सब रेगुलेशन हैं जो कि सारी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कुछ या तो टॉप 100 पे, टॉप 500 पे, टॉप 1000 पे। सो अलग अलग कंप्लाइंसेस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता था कि मान लीजिए कि एक कंपनी है जो आज की डेट में टॉप 500 में आती है। मान लीजिए उसकी रैंकिंग है 498 और उस पे एक पर्टिकुलर कंप्लाइंस एप्लीकेबल हो गया इस साल से, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसकी जो रैंकिंग है वो स्लिप हो गई, यानी कि जो 498 पे था वो 502 हो गया। इसका मतलब कि अब वो टॉप 500 में नहीं है। लेकिन
क्या उसको कंप्लायंस करनी है या नहीं करनी है, इस पे एक क्वेश्चन आता था। तो अब ये क्लैरिफाई कर दिया है कि एक बार अगर आप पे कोई कंप्लायंस एप्लीकेबल हो गई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उसमें आप उस लिस्ट में हैं या नहीं है, एक बार अगर आप पे ये कंप्लायंस एप्लीकेबल हो जाती है, सो यू आर सपोज टू डू दिस कंप्लायंस, राइट। सो आपको ये कंप्लायंस कंटिन्यू करनी है। सो ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चेंज है। अब ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मेजर चेंज एज सच नहीं हुआ है। सो बेसिकली विसल ब्लोअर मैकेनिज्म मेंशन किया हुआ है एलओडीआर में। सो उसकी लैंग्वेज को करेक्ट कर दिया गया है। सो इंस्टीड ऑफ विसल ब्लोअर मैकेनिज्म इसको मेंशन किया हुआ है विसल ब्लोअर पॉलिसी स्लैश विजिल मैकेनिज्म, राइट। सो ये एक लैंग्वेज एनहेंसमेंट है। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि जेंडर न्यूट्रल कर दिया है लैंग्वेज को। कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिगेशन मेंशन किया हुआ था रेगुलेशन 6 में, उसको अब हिज स्लैश हर कर दिया गया है। रेगुलेशन 7.3 यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, और वो ये है कि जो रेगुलेशन 3 का सर्टिफिकेट होता है जो हम लोग हाफ ईयरली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करते हैं, जिसमें कि कंपनी सेक्रेटरी के साइन होते हैं प्लस आरटीए के ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन होते हैं, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी था वो साल में 2 बार था, हाफ ईयरली बेसिस पे था। ये अब एनुअल बेसिस पे कर दिया है, यानी कि अब आपको ये साल में 2 बार नहीं, बस एक बार ये सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है। और दूसरा जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पे पहले मेंशन था कि विद इन 1 मंथ ऑफ एंड ऑफ ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें सबमिट करना है, यानी कि जो इसकी ड्यू डेट के लिए टाइम लाइन्स थी वो थी 1 मंथ, तो 1 मंथ को इन्होंने 30 डेज कर दिया है। यानी कि प्रैक्टिकली अब इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल होगी एवरी ईयर, क्योंकि अब ये साल में सिर्फ एक बार करना है। सो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फिर से आता है एप्लीकेबिलिटी पे। अब हमने एप्लीकेबिलिटी को रेगुलेशन 3 में भी डिस्कस किया था, लेकिन वो एंटायर एलओडीआर के लिए एप्लीकेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। ये जो रेगुलेशन 15 है ये बेसिकली जो चैप्टर 4 है। अब चैप्टर 4 कौन सा है? चैप्टर 4 में वो कंप्लायंसेस मेंशन की गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज पे एप्लीकेबल है जिनकी इक्विटी शेयर्स लिस्ट हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। यानी कि अगर आपके डेट लिस्टेड हैं तो उनको चैप्टर 4 को कंप्लाई नहीं करना होता है, उनको चैप्टर 5 कंप्लाई करना होता है। तो एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे जो है रेगुलेशन 15 में वो ये बताती है कि चैप्टर 4 कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। तो अगेन जो पहला चेंज यहाँ पे है वो यही है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम चेंज हो गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो ये यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। उसके बाद इसी का जो सब रेगुलेशन 2 है, सब रेगुलेशन 2 बेसिकली ये कहता है कि जितने भी कंप्लायंसेस दी गई हैं इस चैप्टर में, राइट, वो कुछ कंपनीज के लिए उनको एग्जेम्पशन दिया गया हुआ है। वो कौन सी कंपनी है? उन कंपनीज को हम लोग डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ और पेड अप कैपिटल। तो एलओडीआर में ही स्पेसिफाई किया गया है कि इस पेड अप कैपिटल से नीचे अगर किसी की कैपिटल है, इससे कम किसी की नेटवर्थ है, तो उनको काफ़ी सारे रेगुलेशन के कंप्लायंसेस से पहले से ही एग्जेम्पशन दी गई है। ये जो एग्जेम्पशन है ये स्पेसिफिकली इस अमेंडमेंट में नहीं आई है, ये पहले से ही थी। अब यहाँ पे जो चेंज है वो ये है कि एक जो एग्जम्पशन था, जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं रेगुलेशन 17 की एग्जम्पशन है, 17A की एग्जम्पन है, 18, 19, 20, तो काफ़ी जो मेजर कंप्लाइंसेस हैं उनकी एग्जम्पशंस दी गई हैं इन जो स्मॉल साइज कंपनी है, हम इनको यहाँ पे स्मॉल साइज कंपनी बोल सकते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। एक जो एग्जम्पशन मिली हुई थी वो मिली हुई थी रेगुलेशन 46 से। रेगुलेशन 46 किसकी बात करता है? वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे कुछ जो क्लॉजेस थे, जैसे पहले से ही B2I से एग्जम्पशन मिली हुई थी। अब क्योंकि इस अमेंडमेंट में ये जो 2021 का जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट में रेगुलेशन 46 में भी काफ़ी चेंजेज हुए हैं, काफ़ी सारे नए क्लॉजेस ऐड किए गए हैं जो हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो एक इसी तरह का जो क्लॉज ऐड किया है वो है क्लॉज नंबर T। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉज नंबर T की भी एग्जम्पशन दे दी गई है इस तरह की स्मॉल कंपनीज को,
राइट। तो ये यहाँ पे सिर्फ ऐड किया गया है। अब ये एग्जैक्टली क्या है क्लॉज टी, कौन सी नई चीज़ यहाँ पे हमें अपने वेबसाइट पे पोस्ट करनी है, वो हम लोग जब वेबसाइट वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो चेंज हुआ है, एक जो नई बात इसमें ऐड की गई है, उसको डिस्कस करते हैं। और वो जो नई बात है या जो नया प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ था या पेडअप कैपिटल था वो एक्सीड कर गया था किसी साल में, और उन पे सारी की सारी जो ये एग्जेम्पशंस थी, सारी की सारी जो कंप्लाइंसेस थी वो एप्लीकेबल हो गई थी और कंपनी उनको कंप्लाई कर रही थी। 1 या 2 साल के बाद फिर से जो कंपनी की नेटवर्थ है या पेडअप कैपिटल है वो फिर से कम हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या अब उस कंपनी को इन जो एग्जेम्पशन मिली थी, क्या फिर से उसको एग्जेम्पशन मिल जाएंगी, क्या फिर से वो चाहे तो वो जो कंप्लायंस कर रहा था स्पेसिफिक रेगुलेशन के साथ उनको अब ना करे। तो यहाँ पर अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि एक बार अगर आप पे कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो गई तो आपको अगले 3 सालों तक तो कंप्लायंस करना ही करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जो लिमिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर नीचे भी हो गया है। तो अगर आप ध्यान देंगे, इससे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे जो कंप्लायंसेस थी। तो वहाँ पे तो एज सच कोई 3 साल का या 4 साल का टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। वहाँ पे सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आप पे कोई चीज़ एप्लीकेबल थी और एक बार वो शुरू हो गई तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप लिस्ट में हैं या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे ये बात की गई है कि आप 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे। अगर 3 साल तक आप थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे हैं तो उसके बाद आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं इन कंप्लायंसेस के साथ, राइट। अब बात करते हैं रेगुलेशन 17A। रेगुलेशन 17A में क्या चेंज आया है? सो रेगुलेशन 17A बेसिकली बात करता है कि एक जो डायरेक्टर है वो कितनी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे 2 सब रेगुलेशन दिए गए हैं ऑलरेडी, और एक पैराग्राफ भी दिया गया था जो ये क्लैरिफाई करता था कि अगर आपको लिस्टेड कंपनीज काउंट करनी है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन, तो आपको सिर्फ उन लिस्टेड कंपनीज को काउंट करना है जिनकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। जिनके डेट लिस्टेड हैं उनको काउंट नहीं करना है। तो मान लीजिए कि अगर कोई डायरेक्टर ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है जिनकी सिर्फ और सिर्फ डेट लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो उनको हमें लिमिट डिटरमाइन करने के लिए काउंट नहीं करना है, राइट। तो ये पॉइंट ऑलरेडी था और ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में था। अब जो चेंज आया है वो ये आया है कि हम इसको एक एक्सप्लेनेशन मानेंगे। इसके आगे एक वर्ड लिख दिया गया एक्सप्लेनेशन, और साथ ही यहाँ पे ये लिखा हुआ था फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रेगुलेशन। अगर आप देखेंगे ये एग्जिस्टिंग क्लॉज में लिखा हुआ था फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रेगुलेशन, इसको आप कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने एक जो ड्राफ्टिंग एरर था उसको सही किया है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन 17A है इसके 2 सब रेगुलेशन है और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये दोनों सब रेगुलेशन पे एप्लीकेबल है। तो इसलिए सब रेगुलेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है रेगुलेशन ने। सो नॉट अ वेरी बिग चेंज, सिर्फ इन्होंने लैंग्वेज को यहाँ पे चेंज किया है। अब आता है रेगुलेशन 18 ऑडिट कमिटी। अगेन यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कर दी गई है। ही के बाद इन्होंने शी भी ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में काफ़ी चेंजेज आए हैं। तो अगर आप देखेंगे जो इसका सब रेगुलेशन 2 है, सब रेगुलेशन 2 बात करता है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कंपोजिशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग सब रेगुलेशन देखोगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये कहता है कि द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ आरएमसी शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिर्फ इतनी बात करता है, ये नहीं बताता है कि कितना कंपोजिशन होगा। उसके बाद की जो लाइन ऐड की गई है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिनके एसआर इक्विटी शेयर्स भी हैं, यानी कि इक्विटी शेयर्स विद सुपीरियर राइट्स हैं, तो उनके लिए क्या कंपोजिशन होना चाहिए आरएमसी का। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, अगर हम नॉर्मल लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो उनके लिए आरएमसी में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए और उनमें से जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो बोर्ड के मेंबर होने चाहिए और एक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो ये बात हो गई नॉर्मल लिस्टेड कंपनीज के आरएमसी के कंपोजिशन की। अब हम बात करते हैं ऐसी कंपनीज जिनके पास सुपीरियर राइट्स वाले शेयर्स हैं,
उनके लिए ये बात कही गई है कि आपका जो आरएमसी का कंपोजिशन होगा उसमें जो 2/3 मेंबर होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। सो इक्विटी शेयर्स विद सुपीरियर राइट्स का मतलब ये होता है, सो जनरली क्या होता है कि 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है, लेकिन ऐसी कंपनी जिनके पास सुपीरियर राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स होते हैं वहां पर 1 वोट इज इक्वल टू 4 वोट भी हो सकता है या 8 वोट भी हो सकता है। सो बेसिकली इसकी एक रेंज दी गई है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स हैं वो फ्लैक्चुएट होता है। तो उनके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कंपोजिशन है वहाँ पे ये बताया गया है कि एटलीस्ट 2/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, राइट। और क्या क्या चेंजेज हैं आरएमसी में वो देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आरएमसी की मीटिंग कितनी होनी चाहिए। सो पहले जो मेंशन था वो ये था कि कम से कम आपको एक साल में एक मीटिंग तो करनी ही है आरएमसी कमेटी की, लेकिन अब इस वंस को इन्होंने ट्वाइस कर दिया है, यानी कि अब आपको इंश्योर करना है कि एक साल में कम से कम 2 आरएमसी की मीटिंग तो होनी ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है आरएमसी से रिलेटेड वो है कोरम का और मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो 3B और 3C ये न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो देखते हैं इनमें क्या मेंशन है। सो पहला जो पॉइंट है 3B, इसमें बात की गई है कि आरएमसी का कोरम कितना होना चाहिए। सो आरएमसी का कोरम सिंपल है 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी विच एवर इज हायर, और कम से कम एक जो मेंबर होना चाहिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए। तो ये बात कर दी इन्होंने कोरम की। इसके बाद मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 180 डेज। 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होगा 2 मीटिंग के बीच में। ओके, अब बात आती है कि आरएमसी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा। सो इसके लिए ऑलरेडी एक सब रेगुलेशन है, फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने यहाँ पे एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया है। अब प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आपको याद है तो एक शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 में बेसिकली जितनी भी हमारी कमिटीज़ हैं उनके स्कोप ऑफ वर्क को बताया गया है कि जैसे ऑडिट कमेटी को कंपल्सरली क्या क्या रिव्यू करना है। तो उसी तरह से आरएमसी का भी एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है शेड्यूल 2 में, और वो भी पार्ट डी में। तो उसको हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या मेंशन किया गया है। तो जब भी आपको आरएमसी की मीटिंग करवानी है सो यू विल हैव टू रेफर दैट स्पेसिफिक शेड्यूल, और वहां से आपको देखना है कि आरएमसी के एजेंडा में क्या क्या चीजें आपको कंपलसरी डालनी है। अब बात करते हैं कि ये जो रेगुलेशन है आरएमसी से रिलेटेड कि आरएमसी किस किस को कॉन्स्टिट्यूट करनी है, आरएमसी की मीटिंग से रिलेटेड जो भी हमने सब रेगुलेशन देखे ये कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे भी एक बड़ा चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि पहले ये सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल था, और अब ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल हो गया है। यहाँ पर एक नया प्रोविजन और ऐड कर दिया गया है, एक नया सब रेगुलेशन ऐड कर दिया है विच इज सब रेगुलेशन 6, और ये आरएमसी को कुछ पावर देता है। तो अगर आरएमसी चाहे तो किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकती है, और साथ ही अगर उसको लीगल एड चाहिए या कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो वो ले सकती है। सो ये आरएमसी को पावर यहाँ पे इस सब रेगुलेशन के थ्रू दी गई है। अब बात करते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट और सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट में क्या चेंज आया है। सो रेगुलेशन 24A इसके साथ डील करता है, और इसमें अगर आप देखोगे तो जो आप कंप्लायंस ऑलरेडी कर रहे हो वही सेम है, एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर आपको याद होगा तो जो सेक्रेटेरियल ऑडिट है वो तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 से निकल के आता है, और हम उसको ऑलरेडी कंप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही पिछले कुछ सालों से हम लोग सेबी की सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट भी ले रहे हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। और ये जो सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट की जो कंप्लायंस थी ये बेसिकली एक सर्कुलर के थ्रू आती थी, एक सर्कुलर इशू हुआ था और उस सर्कुलर के थ्रू ये कंप्लायंस आती है। अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि वो जो सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जो कि सर्कुलर में था उसको अब इन्होंने एलओडीआर में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब बात करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सेपरेट मीटिंग होती है हमारी, यानी कि जो कंपनीज एक्ट से भी निकल के आता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनको अपनी एक सेपरेट मीटिंग करनी है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है या जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 मीटिंग इन अ ईयर। अब कई बार ये कन्फ्यूजन आती थी कि ये कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे अब इसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ये फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सेपरेट मीटिंग होगी वो एक फाइनेंशियल ईयर में एक होनी चाहिए, राइट।
अब बात करते हैं रेगुलेशन 26 की। रेगुलेशन 26 में एक रिक्वायरमेंट थी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग। अब वो अपनी शेयर होल्डिंग को कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? इन द नोटिस टू द जनरल मीटिंग कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। यानी कि अगर हम किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उनकी शेयर होल्डिंग को हमें मेंशन करना होता था जनरल मीटिंग के नोटिस में। तो यहाँ से इसको ये ओमिट कर दिया है। अब ये पूछेंगे कि क्या ये रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई है? तो ऐसा नहीं है। रेगुलेशन 36 में ये रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली क्योंकि शायद ये रिक्वायरमेंट दो जगह आ रही थी तो उन्होंने एक जगह से इसको डिलीट कर दिया है और एक जगह पे रेगुलेशन 36 जिसको हम आगे देखेंगे अभी, वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट अभी भी है। ओके, अब बात करते हैं रेगुलेशन 27(2)(a की। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है और बहुत ही पॉपुलर कंप्लायंस है, दैट इज क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और हमें इसकी जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट क्या होती है? क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करनी होती है। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, अब इसको 21 डेज कर दिया है। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए भी क्या ड्यू डेट है? 21 डेज। तो इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरह अब हमें 21 डेज में ही फाइल करना है, राइट? तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है टाइमलाइन के हिसाब से। अब बात करते हैं रेगुलेशन 29 की। रेगुलेशन 29 में बेसिकली ये बात कही जाती है कि आपको कुछ बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो स्टॉक एक्सचेंजेज को भी देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई मीटिंग हो रही है तो इन बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंजेज को भी देना होता है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको कम से कम 5 दिन पहले नोटिस देना है। लेकिन बाकी जो आइटम्स हैं उनके केस में ये 2 वर्किंग डेज की बात की गई है, 2 क्लियर वर्किंग डेज की बात की गई है, राइट? तो इसी तरह का एक आइटम जो था, जो ऑलरेडी मेंशन था, वो था बोनस सिक्योरिटीज से रिलेटेड। यानी कि अगर आपकी जो बोर्ड मीटिंग है उसमें आप बोनस को कंसिडर करने वाले हो तो इसका भी नोटिस आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है। ये बात ऑलरेडी थी रेगुलेशन में, लेकिन रेगुलेशन में एक और कंडीशन यहाँ पे थी, वो ये थी कि अगर ये जो आइटम है बोनस का आपके एजेंडा का पार्ट है तो तभी आपको ये स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है। लेकिन अब ये जो रिलैक्सेशन थी इसको हटा दिया गया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये आपके एजेंडा का पार्ट है या नहीं है। आपको बोनस सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई एजेंडा आइटम है और उसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट करना है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 30 की। रेगुलेशन 13 अगेन एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है एलओडीआर रेगुलेशंस का, जो बात करता है कि आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को मटेरियल इवेंट्स या मटेरियल इंफॉर्मेशन को बताना है। और कब बताना है? सो बेसिकली 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम हैं जैसे कि बोर्ड मीटिंग का आउटकम है तो वो आपको 30 मिनट्स के अंदर देना ही देना है। ओके, सो रेगुलेशन 30 में जो चेंज किया गया है, मेजर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि जो इसका प्रोवाइजो था, इसके प्रोवाइजो में ये मेंशन था कि बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम है वो आपको 30 मिनट्स के अंदर बताना है, राइट? और ये कहाँ लिखा हुआ था? ये शेड्यूल 3 के पार्ट ए में लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये शेड्यूल 3 में लिखा गया है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स की जगह इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि द टाइमलाइन स्पेसिफाइड देयर इन, यानी कि शेड्यूल में जो टाइमलाइन मेंशन की गई है जो कि 30 मिनट्स ही है, वो जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से आपको ये डिस्क्लोजर करना है। तो एज सच कोई बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं है, बस लैंग्वेज जो रिपीट हो रही थी उसको यहाँ पे एक जगह से हटा दिया गया है। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है रेगुलेशन 31A, जो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड कंडीशंस फॉर रीक्लासिफिकेशन के। अब इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं जो कि मैंने इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं। शायद किसी और वीडियो में सेपरेटली इस स्पेसिफिक रेगुलेशन को मैं डिस्कस करूंगा। तो हम देखते हैं बाकी के और रेगुलेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेशन 32 की, जो बात करता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन इन केस ऑफ राइट इशू या पब्लिक इशू आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना होता है।
तो एलओडीआर में इसकी टाइमलाइन मेंशन नहीं थी। हालांकि एक सर्कुलर में ऑलरेडी इसकी टाइमलाइन के बारे में क्लैरिफाई कर दिया गया था कि आपको 45 डेज के अंदर ये सबमिट करना है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो यानी कि स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन का जो टाइमलाइन है वो अब स्पेसिफिकली एलओडीआर में मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 33 फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाला जो रेगुलेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है। इसमें क्या कोई बहुत मेजर चेंज आया है? सो आई वुड से कि शायद कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आया है, लेकिन एक रेगुलेशन 6 है जिसको अब इन्होंने ओमिट कर दिया है। इस रेगुलेशन में ये बात की गई है कि जो हम अपने फाइनेंशियल्स के साथ अपनी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट भेजते हैं और ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ हम लोग एक स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन भी भेजते हैं। यानी कि अगर कोई ऑडिट की क्वालिफिकेशन है तो उसका एक स्टेटमेंट हमें भेजना होता है स्टॉक एक्सचेंजेज को। तो ये रेगुलेशन 6 में ये बात की गई थी कि इस तरह का जो स्टेटमेंट हम स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करेंगे उसको स्टॉक एक्सचेंज रिव्यू करेगी। सो ये जो रिव्यू की रिक्वायरमेंट थी स्टॉक एक्सचेंजेज के लिए, इसको ओमिट कर दिया गया है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 34 की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन जो बात करता है एनुअल रिपोर्ट की। अब एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए उसके बारे में ये बताता है। तो इसी का जो सब रेगुलेशन 2 का पॉइंट नंबर F है, यानी कि क्लॉज F जो है वो ये बोलता था कि जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उनको एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट अटैच करनी है अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ, राइट। तो ये उनके लिए कंपलसरी था। प्लस कुछ ऐसी कंपनीज जो टॉप 1000 में नहीं आती हैं, और या फिर ऐसी कंपनी जिनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, अगर वो चाहें तो वॉलेंटरी बेसिस पे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को अपनी एनुअल रिपोर्ट में अटैच कर सकते हैं, राइट। अब इसमें चेंज क्या आया है? चेंज आया है अभी जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है इसका नाम चेंज कर दिया है और इसका फॉर्मेट भी चेंज होने वाला है। तो इसी वजह से इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया है और इसकी जगह एक नया क्लॉज आ गया है। उस क्लॉज को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो अगर आप देखेंगे क्लॉज F जो कि नया क्लॉज F है, वो ये बोलता है कि फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, a business responsibility report describing the initiative taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective in the format as specified by the board from time to time। तो ये आपको करना है। लेकिन प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट शैल बी डिसकंटिन्यूड। हाँ, ये जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है एनुअल रिपोर्ट के साथ, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि इस साल के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमें कोई रिपोर्ट अटैच नहीं करनी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का जो नाम है वो चेंज हो गया है, तो अब उस रिपोर्ट को आपको एनुअल रिपोर्ट के साथ अटैच करना है। उसका जो फॉर्मेट होगा वो भी अलग होगा। तो ये जो प्रोवाइजो है ये फर्दर ये कहता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन शैल सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब इसका नाम क्या हो गया है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी क्लॉज में फर्दर 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं और उसमें से जो पहला प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि अगर चाहे जो ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं, हालांकि इस साल उनको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट ही अटैच करनी है लॉ के हिसाब से, लेकिन अगर वो चाहें तो इसी साल से वॉलेंटरी बेसिस पे जो नई रिपोर्ट है यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, उसको अटैच करना शुरू कर सकते हैं इसी साल से वॉलेंटरी बेसिस पे, राइट। जो दूसरा प्रोवाइजो है वो ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिमेनिंग लिस्टेड एंटिटीज, यानी कि ऐसी लिस्टेड कंपनीज जो टॉप 1000 में नहीं आती हैं और ऐसी कंपनीज जिनकी जो सिक्योरिटीज हैं वो एसएमई एक्सचेंज पे हैं, अगर वो चाहें तो वॉलेंटरी बेसिस पे इस रिपोर्ट को अटैच कर सकते हैं। तो ये जो प्रोविजन था पहले भी था, और सिर्फ ये है कि मेन जो बात है वो ये है कि इसमें इसका नाम चेंज हो गया है एक तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट का, और जाहिर सी बात है कि इसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 36 की।
अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने एक स्लाइड में ये बताया था कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अगर उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उनको जनरल मीटिंग का जो नोटिस है उसमें अपना शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना होता है, लेकिन वहाँ से उसको डिलीट कर दिया गया था। उसका रीज़न मैंने ये बताया था कि ऑलरेडी रेगुलेशन 36 में सेम बात की गई है, तो वो जो रिपीट हो रही थी चीज़ें उनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसका सब रेगुलेशन 3 का क्लॉज ई देखेंगे तो यहाँ पे ये बात कहता है शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब यहाँ पे फर्दर क्या एडिशन हुआ है वो पढ़ लीजिए। फर्दर एडिशन ये हुआ है, इन द लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग शेयर होल्डर एज अ बेनिफिशियल ओनर। अभी जो बेनिफिशियल ओनर है इसकी बात काफ़ी टाइम से हो रही है, जगह जगह पे इसको इनकॉर्पोरेट भी कर दिया गया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दी है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग आपको देखनी है, प्लस ये भी देखना है कि अगर वो एज अ बेनिफिशियल ओनर शेयर होल्डर है तो भी आपको उनकी शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करना है। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेशन 40 सब रेगुलेशन 9 की। अब इससे पहले हमने एक जगह पे डिस्कस किया था रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 का सर्टिफिकेट हम लोग कब देते थे, हम लोग हाफ ईयर बेसिस पे देते थे। अब उसको चेंज कर दिया गया है एनुअल बेसिस पे। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर दी गई है। ये जो रेगुलेशन 49 का जो सर्टिफिकेट है इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो एनुअल कर दी है, यानी कि साल में एक बार करना है, और 1 मंथ की जगह अगेन चेंज कर दिया है 30 डेज। तो यानी कि इसकी भी जो ड्यू डेट है वो हर साल कब होगी, 30 अप्रैल को होगी। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज है टाइमलाइन की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन है वो है रेगुलेशन 43A, जो बात करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो पहले सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल थी, अब उसको बढ़ा दिया है और उसका जो दायरा है उसको बढ़ा दिया है, और ये जो रेगुलेशन है ये टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। ओके, दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि पहले क्या रिक्वायरमेंट थी कि जो आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसको अपनी वेबसाइट में तो पोस्ट करना ही है, साथ में अपने एनुअल रिपोर्ट में भी उसको एज एन एनेक्चर अटैच करना है। सो यहाँ पे ये एनुअल रिपोर्ट की अननेसेसरी जो पेजेस है उसको बढ़ाता था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेंज ये किया है, अब सेबी ने ये कहा है कि आपको ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है अपनी वेबसाइट पे लगानी है और एनुअल रिपोर्ट में आपको अटैच नहीं करनी है, और आपको सिर्फ एक वेब लिंक देना है। वेब लिंक कहाँ देना है, एनुअल रिपोर्ट में। हाँ, अगर कोई मेजर चेंजेस होते हैं किसी साल में तो वो चाहे तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो एनुअल रिपोर्ट में कि हमारी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए हैं। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में 2 चेंजेज हुए हैं। एक तो ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, पहले ये सिर्फ टॉप 500 पे एप्लीकेबल थी, और दूसरा अब हमें इसको एनुअल रिपोर्ट में अटैच नहीं करना है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 44 की। तो ये भी एक प्रैक्टिकल चेंज आया है। तो जो भी आपके वोटिंग रिजल्ट्स होते हैं, यानी कि अगर आपने पोस्टल बैलेट किया है या एनुअल जनरल मीटिंग है, तो उसमें जो भी आपकी वोटिंग होती है उस वोटिंग रिजल्ट्स को आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना होता था। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपकी जो मीटिंग थी वो फ्राइडे की थी, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सैटरडे संडे आने वाला है, आपको बाय संडे अपना जो वोटिंग रिजल्ट्स है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना होता था। यहाँ पे इन्होंने ये एक रिलैक्सेशन दे दिया है कि अब आपको 2 वर्किंग डेज में करना है, यानी कि अगर फ्राइडे की मीटिंग है तो इंस्टेड ऑफ संडे अब वो जो ड्यू डेट है उसकी वो कब हो जाएगी, वो ट्यूसडे हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पे रेगुलेशन आप देख रहे हैं ये है रेगुलेशन 45, जो डील करता है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो फिर क्या क्या प्रोसीजर उसका होना चाहिए। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल लेनी होगी। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेने वाली रिक्वायरमेंट थी इसको हटा दिया गया है। हालांकि एक और रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट भी लेना होता है, राइट। वो सर्टिफिकेट अभी भी लेना है, और उस सर्टिफिकेट को जो भी हम शेयर होल्डर को इसके रिगार्डिंग, यानी कि नेम चेंज के रिगार्डिंग जो भी हम लोग नोटिस भेजेंगे उसके साथ इसको हमें अटैच करना है, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की जो अननेसेसरी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी वो हटा दी गई है, और जो शेयर होल्डर को हम लोग नोटिस भेजने वाले हैं उसमें हम लोग ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट है इसको अटैच करना है। तो ये नेम चेंज वाले रेगुलेशन में अमेंडमेंट आया है। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेशन 46 की। इसमें काफ़ी चेंज आया है। ये बात करता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या कंपलसरी आपको पोस्ट करना है।
अच्छा, इसमें जो भी चेंजेज आए हैं, इसमें जो भी क्लॉजेस को ऐड किया गया है, आई वुड से कि कुछ नया नहीं है। कुछ कुछ जो क्लॉजेज हैं वो नए भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जो ऑलरेडी किसी रेगुलेशन में थे। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेशन 30 की जो पॉलिसी है, मटेरियलिटी की जो पॉलिसी है, वो रेगुलेशन 30 में ही स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको इसको वेबसाइट में पोस्ट करना है। लेकिन उसी चीज को अब इन्होंने वेबसाइट वाला जो रेगुलेशन है, स्पेसिफिकली रेगुलेशन 46, वहां पे भी मेंशन कर दिया गया है। आई थिंक इसका जो रीजन है वो ये है कि अगर किसी को एक साथ देखना है कि मुझे अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीजें पोस्ट करनी है, तो उसको काफी कन्वीनियंटली एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएं। राइट, तो चलिए देखते हैं कि वेबसाइट में कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं और कौन सी चीजों को डिलीट किया गया है। सो रेगुलेशन 46 में एक क्लॉज था ओ, जो बात करता था कि आपको जो भी आपकी इन्वेस्टर मीट होने वाली हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है या जो उनका शेड्यूल है, उसको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है। सो जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन था वो ये कहता है, शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट and presentation made by listed entity to analyst or institutional investors simultaneously with submission to stock exchange, right? तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये अभी भी है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया था simultaneously with submission to stock exchanges, इसको हटा दिया गया है। तो अगर आप जो इसकी नई लैंग्वेज है वो देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन की गई है। एज इट इज सेम है, आपको जो शेड्यूल है वो भी पोस्ट करना है, प्लस प्रेजेंटेशन भी पोस्ट करनी है वेबसाइट में, राइट। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंजेस को अब हमें ये नहीं बताना है, बताना है। इसके बारे में जो बात की गई है वो शेड्यूल 3 में बात की गई है, राइट। इसके बाद इन्होंने जो मीट वर्ड है उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि इन्वेस्टर मीट का क्या मतलब है। ये एक्सप्लेनेशन में इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, मीट शैल मीन ग्रुप मीटिंग्स और ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल कंडक्टेड फिजिकली और थ्रू डिजिटल मीन्स। यानी कि जो भी ग्रुप मीटिंग्स होंगी या ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस होंगी उनको हम लोग यहाँ पे मीट बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई 1-to-1 मीट हो रही है इन्वेस्टर्स के साथ, तो क्या हमें उस केस में इस तरह की जो मीटिंग है उसका जो शेड्यूल है, उसको जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसे हमें वेबसाइट पे पोस्ट करना है या नहीं करना है। फर्दर इसी के रिगार्डिंग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है, वो ये है कि अभी क्या होता था, जो भी हमारी अर्निंग कॉल्स होती हैं, यानी कि जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जो हमारी अर्निंग कॉल्स होती हैं उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंजेस को भी सबमिट करनी होती है और वेबसाइट पे भी पोस्ट करनी होती है। अब सेबी ने ये रिक्वायरमेंट डाली है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट तो देनी ही देनी है, लेकिन जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसको भी आपको पोस्ट करना है। कहाँ पोस्ट करना है? वेबसाइट में। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पोस्ट अर्निंग्स और क्वार्टरली कॉल्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड conducted physically or through digital means simultaneously with submission to stock exchanges in the following manner। फिर उसका जो मैनर है वो दिया गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को भी देनी है, प्लस वेबसाइट में भी पोस्ट करनी है। क्या पोस्ट करनी है? अर्निंग कॉल्स ट्रांसक्रिप्ट तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, अब इनकी जो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको भी हमें पोस्ट करना है। आगे जो बात की गई है वो ये है कि द प्रेजेंटेशन एंड द ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शैल बी प्रॉम्प्टली मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यानी कि जो प्रेजेंटेशन आपने दी है और जो आपकी कॉल की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको आपको इमीडिएटली अपनी वेबसाइट पे डिसेमिनेट करना है। लेकिन किसी भी केस में ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बियॉन्ड या 24 आवर्स के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी जो अर्निंग कॉल है अगर आज है तो आपको इमीडिएटली यानी कि आज ही उस रिकॉर्डिंग को वेबसाइट पे पोस्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप आज नहीं कर पाए तो कोई नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। इसके लिए फर्दर टाइमलाइंस दी गई हैं और वो टाइमलाइंस दी गई हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे की। यानी कि अगर आज थर्सडे को आपकी मीटिंग है तो आपको बाय फ्राइडे ये अपलोड करना ही करना है, राइट। उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्ट जो कि हम ऑलरेडी अपलोड करते हुए आ रहे हैं उसके लिए क्या टाइमलाइंस दी गई हैं? उसके लिए 5 वर्किंग डेज का टाइमलाइंस दे दिया गया है। इससे पहले कंपनी जो है 20 दिन भी लेती थी, कुछ कंपनी जो है वो 2 दिन में भी कर देती थी, 3 दिन में भी कर देती थी, बट देन देयर आर कंपनीज जो 15-20 दिन लेती थी। तो अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइमलाइन दे दी गई है कि विद इन 5 वर्किंग डेज आपको अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट को भी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज आया है। इसी क्लॉज में फर्दर 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं और ये प्रोवाइजो डील करते हैं कि जो भी रिकॉर्डिंग
आप वेबसाइट में पोस्ट करने वाले हो, या जो ट्रांसक्रिप्ट है आप वेबसाइट में पोस्ट करने वाले हो, वो आपकी वेबसाइट में कब तक रहेंगे। जो रिकॉर्डिंग के लिए है, रिकॉर्डिंग के लिए तो 5 साल तक तो आपको अपने वेबसाइट में ये पोस्ट करना है, और उसके बाद जो आपकी आर्काइवल पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको इसके साथ डील करना है। उसके बाद जो दूसरा प्रोवाइजो है वो बात करता है कि जो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट कब तक हमें वेबसाइट पे प्रिजर्व करके रखनी है। तो इसके लिए इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है रेगुलेशन 9 क्लॉज ए पे। तो रेगुलेशन 9 किसके साथ डील करता है? रेगुलेशन 9 बात करता है एक पॉलिसी की, जिस पॉलिसी का नाम होता है प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और उसका जो क्लॉज ए है वो बेसिकली डील करता है कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो परमानेंट होंगे डॉक्यूमेंट्स में। तो वहां पे इसका रेफरेंस दिया हुआ है। फर्दर इसी क्लॉज में टाइमलाइन के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि ये कहता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड, ये वॉलेंटरी बेसिस पे तो आपको इसी साल से शुरू कर देना है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 2022 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। रेगुलेशन 46 में फर्दर कुछ चेंजेज हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्लॉजेज ऐड किए गए हैं। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग क्लॉज एस है, ये एग्जिस्टिंग है, ये अभी भी है रेगुलेशन में। ये बात करता है कि आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट में अपने सब्सिडियरी के अकाउंट्स को भी अपलोड करना है। जितनी भी आपकी सब्सिडरीज हैं उनके सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपलोड करना है। और कब अपलोड करना है इसकी टाइमलाइंस भी दी गई हैं कि जो भी आपकी एजीएम होने वाली है उससे 21 दिन पहले। यहाँ पे जो क्लॉज एस है, ये आप क्लॉज एस जो देख रहे हैं, इसका कुछ प्रोवाइजो दिया गया है। क्या प्रोवाइजो है? पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है जहाँ पे उस कंट्री का लॉ उसको ये बोलता है कि आपको कंपलसरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, तो उस केस में अगर हम ऐसी सब्सिडरी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को भी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं, सो दैट इज सफिशिएंट। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है जो ऐसे कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है जहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में अगर हम ऐसी सब्सिडरीज के अनऑडिटेड अकाउंट्स को पोस्ट करते हैं, सो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन हाँ, अगर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में हैं, तो उस केस में हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट में पोस्ट करना है। चलिए, रेगुलेशन 46 में क्या नए क्लॉजेज ऐड किए गए हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी बात की थी, ये क्लॉज टी है। क्लॉज टी में बात की गई है सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट की, तो ये आपको अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है। फिर जो क्लॉज यू है, ये ऑलरेडी रेगुलेशन 30 के हिसाब से आपकी वेबसाइट पे जाना चाहिए। ये जो पॉलिसी होती है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इसको अगेन मेंशन कर दिया गया है। फिर रेगुलेशन 30 से ही रिलेटेड क्लॉज वी और डब्ल्यू है। क्लॉज वी जो है वो ये कहता है कि आपकी कंपनी में जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है, किस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है, टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी ऑफ एन इवेंट। ये ऑलरेडी रेगुलेशन 30 में है और कंपनी इसको कंप्लाई करती हैं, तो उस पर्सन की जो डिटेल्स हैं वो आपको अपनी वेबसाइट में डिसेमिनेट करनी है। फिर जो क्लॉज डब्ल्यू है वो ये बोलता है कि जो भी इवेंट्स को आप स्टॉक एक्सचेंजेस को बता रहे हो अंडर रेगुलेशन 30, वो आपको अपनी वेबसाइट में पोस्ट करना है। तो ये भी ऑलरेडी रेगुलेशन 30 में मैंडेटरी था, लेकिन हाँ, इसको 46 में फिर से मेंशन कर दिया है। फिर कुछ और न्यू क्लॉजेज हैं, जैसे कि एक्स में दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन एज स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन 32 ऑफ दीज रेगुलेशन। दूसरा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जो कि ऑलरेडी मैंडेटरी थी, तो फिर से इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और जो जेड है यहाँ पे मेंशन किया गया एनुअल रिटर्न को, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग एनुअल रिटर्न बनाते हैं, उस एनुअल रिटर्न को हमें अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट करना है। सो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस ऐड कर दिए गए हैं जिससे कि हमारे नए एक्शंस बनते हैं। तो चलिए, ये हमने बात कर ली वेबसाइट की, अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की।
सो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि अगर आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना होता था, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको पब्लिश कराने होते थे। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन जो रेगुलेशन 32 के हिसाब से है, इसको भी हमें न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना होता था। और फिर एक रिक्वायरमेंट होती थी कि अगर हमें शेयर होल्डर्स को एडवर्टीजमेंट के थ्रू कुछ नोटिस देना है तो उसको हमें जाहिर सी बात है कि हाँ न्यूज़पेपर में उसका एक एडवर्टीजमेंट देना होता था। तो यहाँ पे जो दो क्लॉजेज हैं उनको तो डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन दो क्लॉजेज डिलीट कर दिए गए हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्लॉज डिलीट किया गया है वो है बोर्ड मीटिंग के नोटिस से रिलेटेड, यानी कि जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है उसको हमें न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं कराना है, लेकिन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कराना है। उसी तरह जो डेविएशन वाला स्टेटमेंट है उसको नहीं कराना है, लेकिन शेयर होल्डर्स के जो नोटिसेज हैं उनको हमें न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है। शेड्यूल 2 में क्या चेंज आया है? शेड्यूल 2 के अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो देखते हैं कि इसके कौन से पार्ट में चेंज आया है। पार्ट सी जो है वो बात करता है रोल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑडिट कमिटी। सो बेसिकली यहाँ पे ऑडिट कमिटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दिया गया है। अगर आप एग्जिस्टिंग पार्ट सी को चेक करोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे 1 से लेके 21 पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट। और लेकिन अब इस अमेंडमेंट के थ्रू एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है विच इज़ क्लॉज 22। और क्लॉज 22 क्या कहता है, सिंपली इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो जब भी आपकी कंपनी में इस तरह का कोई इवेंट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ऑडिट कमिटी के रिव्यू के लिए जाएगा। सो क्लॉज 22 ये कहता है टू कंसिडर एंड कॉमेंट on rationale, cost benefit and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc. on the listed entity and its shareholder। तो ये एक चेंज किया गया है ऑडिट कमिटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। अब देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हैं। इसके बाद जो पार्ट डी है, इससे पहले हमने पार्ट सी डिस्कस किया था जिसमें एक छोटा सा चेंज था। पार्ट डी बात करता है रोल ऑफ अदर कमिटीज़, यानी ऑडिट कमिटी के अलावा और भी जितनी कमिटीज़ हैं उनके क्या क्या रोल होंगे, उनके क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, उसकी बात की गई है। तो इसकी जो हेडिंग है, यहाँ पे जो रेगुलेशन मेंशन किए गए थे वो पहले रेगुलेशन 19 और 20 ही मेंशन था, लेकिन अब यहाँ पे रेगुलेशन 20 सब रेगुलेशन 4 को भी मेंशन कर दिया गया है। ये किसके साथ डील करता है? ये रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के साथ डील करता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया रेगुलेशन 21 में कि इसके लिए अलग से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मेंशन कर दिया गया है पार्ट डी में। तो उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के रोल को डिफाइन कर दिया गया है, तो इसके रोल को एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं। 1. To formulate a detailed risk management policy which shall include a framework for identification of internal and external risk specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability, including ESG related risk, information, cyber security risk or any other risk as may be determined by the committee. Further ये कहता है मेजर फॉर रिस्क मिटिगेशन इंक्लूडिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस फॉर इंटरनल कंट्रोल ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। सी जो यहाँ पे पॉइंट डाला गया है वो है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। उसके बाद जो सब रेगुलेशन 2 है वो कहता है सेम रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का ही रोल अभी हम पढ़ रहे हैं, to ensure that appropriate methodology, process and systems are in place to monitor and evaluate risk associated with the business of the company. 3 कहता है to monitor and oversee implementation of the risk management policy including evaluating the adequacy of risk management system. 4 कहता है to periodically review the risk management policy at least once in 2 years. तो अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है तो उसको आपको रिव्यू भी करना है कम से कम 2 साल में एक बार, इंक्लूडिंग बाय कंसिडरिंग द चेंजिंग इंडस्ट्री डायनेमिक्स एंड इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के रोल से रिलेटेड है। फर्दर उनका जो रोल है वो ये कहता है टू कीप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर एंड कंटेंट ऑफ इट्स डिस्कशंस, रिकमेंडेशन एंड एक्शंस टू बी टेकन। एंड लास्ट द अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ CRO। अभी जो चीफ रिस्क ऑफिसर है ये हर एक कंपनी में नहीं होता है, जनरली जो NBFCs और जो HFCs प्लस जो बैंक वगैरह है उनमें ये CRO की रिक्वायरमेंट होती है। शैल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी।
लास्ट में एक पैराग्राफ मेंशन है, वो ये कहता है द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज विद अदर कमिटीज इन इंस्टेंसेस where there is any overlap with activities of such committee as per the framework laid down by the board। यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को कोऑर्डिनेट करना है किसके साथ, जो बाकी कमिटीज़ हैं। जनरली ऑडिट कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं, तो वहाँ पर इन दोनों को अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करना है। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है एलओडीआर का। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो रेगुलेशन 30 के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताने हैं मैंडेटरी, और प्लस इसका एक पार्ट भी है जहाँ पे हमें मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। सो ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेज आए हैं। शेड्यूल 3 का जो पार्ट ए है, जहाँ पे ऑलरेडी ये बताया गया है कि आपको 24 आवर्स के अंदर अपने इवेंट्स को स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना है, लेकिन अगर आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग है तो उस केस में आपको 30 मिनट्स के अंदर बताना है। तो यहाँ पर एक जो चेंज आया है वो ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है। ये प्रोवाइजो बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग एक दिन से ज़्यादा चलती है, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जो मीटिंग है आपने आज शुरू की थी लेकिन आज वो ख़त्म नहीं हुई और वो कल भी चलेगी, तो उस केस में अगर मान लीजिए कि आपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आज ही डिस्कस कर लिया है और कल जो आपकी बोर्ड मीटिंग है उस बोर्ड मीटिंग में आप कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको अपने जो रिजल्ट्स हैं वो आज ही बताने हैं। यानी कि आज जब आपकी मीटिंग खत्म होगी उसके 30 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को रिजल्ट सबमिट करने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरी मीटिंग तो पूरी तरह से आज खत्म नहीं हुई है, कंक्लूड नहीं हुई है, ये तो कल कंक्लूड होगी, तो मैं कल जब मेरी मीटिंग कंक्लूड होगी उसके 30 मिनट्स के अंदर बताऊंगा। नहीं, अगर आपने रिजल्ट्स आज ही डिस्कस कर लिए हैं तो आज जब आपकी मीटिंग खत्म होगी तो आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को रिजल्ट सबमिट करने हैं। हाँ, अगर आपने रिजल्ट्स आज डिस्कस ही नहीं किए हैं और आप रिजल्ट्स जो है कल डिस्कस करने वाले हैं, तो उस केस में जाहिर सी बात है कि आप कल बताओगे। अब बात करते हैं, इसी का एक क्लॉज है 7B। सो यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है। आई थिंक ये यहाँ पे एक मिस्टेक थी, टाइपो था। बेसिकली 7B बात करता है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग रीजंस फॉर रेजिग्नेशन, लेकिन जब इन्होंने इसको समझाया आगे तो वहाँ पे लिख दिया इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हम बात तो ऑडिटर की कर रहे हैं और इन्होंने लिख दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इसको इन्होंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है, अब ये ऑडिटर हो गया है। फिर बात करते हैं क्लॉज 9 की। शेड्यूल 3 में ही ये है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो रही है, तो ये जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है बेसिकली आरबीआई के कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स आए थे अभी, तो उसके हिसाब से इनको अलाइन कर दिया गया है। सो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग को डिलीट कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है नए क्लॉज 9 से। सो क्लॉज 9 बेसिकली कहता है रिजोल्यूशन प्लान रिस्ट्रक्चरिंग इन रिलेशन टू लोन्स बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये आपको फॉलोइंग डिटेल्स देनी है। तो जब भी आपकी कंपनी में कभी भी रिजोल्यूशन प्लान या रिस्ट्रक्चरिंग होता है लोन्स या बोरोइंग्स का, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ये पॉइंट्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट करें। इसके बाद हम बात करेंगे, अगेन बात आती है शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट की। तो जैसा कि हम लोगों ने रेगुलेशन 46 में देखा कि वहाँ पे अब ये मेंशन कर दिया गया है कि आपको एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीटिंग का शेड्यूल भी बताना है और प्रेजेंटेशन भी देनी है, और ये स्टॉक एक्सचेंजेस को भी बताना है और वेबसाइट में भी आपको पोस्ट करना है। तो ये जो क्लॉज है इसकी लैंग्वेज को बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है। इसकी नई लैंग्वेज क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए जो नया क्लॉज आया है क्लॉज 15, यानी जो पहला क्लॉज 15 था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है नए क्लॉज ने। तो ये जो नया क्लॉज है इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। बेसिकली इसमें जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की गई है वो भी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें बेसिकली क्या दिया गया है। तो 15A कहता है शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट एंड प्रेजेंटेशन मेड बाय द लिस्टेड एंटिटी टू एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर अगेन यहाँ पे जो मीट है उसको डिफाइन कर दिया गया है। इसको हमने ऑलरेडी रेगुलेशन 46 में डिस्कस कर लिया है। आगे ये बात करता है ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पोस्ट अर्निंग और क्वार्टरली कॉल्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड कंडक्टेड फिजिकली और थ्रू डिजिटल मीन्स। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर बात आती है कि द प्रेजेंटेशन एंड द ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शैल बी प्रॉम्प्टली मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड इन एनी केस बिफोर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे और विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सच कॉल
विच एवर इज अर्लियर। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की टाइमलाइंस क्या हैं। फिर जो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट की भी टाइमलाइन हमने डिस्कस की है, 5 वर्किंग डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सच कॉल्स। फर्दर जैसे कि हमने रेगुलेशन 46 में पढ़ा था, सेम यहाँ पे टाइमलाइंस के बारे में बात की गई है कि ये जो इन्वेस्टर मीट से रिलेटेड चेंजेज आए हैं इनको हमें इसी साल से वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से यानी कि अप्रैल 1 2022 से 2022 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की, एनुअल रिपोर्ट वाला शेड्यूल। इसमें क्या चेंजेज आए हैं। अब जो यहाँ पे आप क्लॉज 5 देख रहे हैं, क्लॉज 5 बेसिकली ये कहता है कि आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर को भी मेंशन करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ है, बेसिकली इसको शिफ्ट कर दिया गया है। सो इसकी री नंबरिंग हो गई है या रीअरेंज कर दिया गया है इस क्लॉज को। तो जो क्लॉज 5 था पहले रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, इसको अब कर दिया गया है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। तो ये जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी था ये पहले क्या था, क्लॉज 6 था। तो इसका नाम पहले स्टेक होल्डर ग्रीवेंस कमिटी था, अब इसका नाम कर दिया है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी। तो अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जो क्लॉज सी है, क्लॉज सी में थोड़ा सा लैंग्वेज को इन्होंने एनहेंस किया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या बताना है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के लिए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंप्लेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पहले ये क्या था, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसको हटाया गया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंप्लेंट रिसीव्ड सो फार। सो आई थिंक एज सच कोई चेंज नहीं है। ये बेसिकली इसको और क्लियर कर दिया कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर में क्या आपके शेयर होल्डर कंप्लेंट आए थे वो आपको एनुअल रिपोर्ट में बताना है। बाकी इसको सिर्फ रीअरेंज किया है, ये पहले क्लॉज 6 था, अब इसको क्लॉज 5 कर दिया गया है। और इसी के साथ एक क्लॉज 5A को भी ऐड कर दिया गया है, ये है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी से रिलेटेड। यानी कि अब आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में रिस्क मैनेजमेंट कमिटी से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कंपोजिशन, नेम्स ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, मीटिंग एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि सेम वही चीज़ें जो हम बाकी कमिटीज़ के लिए देते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के लिए भी हमको देनी है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा रेम्यूनरेशन का क्लॉज था क्लॉज 5, उसको आप क्लॉज 6 कर दिया गया है। बेसिकली लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, आपको सारी चीज़ें वैसे ही करनी है जैसे आप करते आ रहे थे, सिर्फ इसकी जो नंबरिंग है उसको रीअरेंज कर दिया है। तो ये जो क्लॉज 6 है ये करीबन 3 स्लाइड में जाता है, राइट। तो ये था LODR 2021 सेकेंड अमेंडमेंट्स के कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ आपके पॉइंट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कहीं पे कुछ करेक्ट करवाना है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, इट विल एनहेंस माय नॉलेज आल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आप LODR की एक हम सीरीज़ कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उसके 12 या 13 एपिसोड कर चुके हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको चेकआउट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग रेगुलेशन, ESOP, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड की कुछ वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।